गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे थे बिजनेस प्रोफेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 24 कर लिया था, शायद 25 पे आना है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ disallowance in the cases given below. Generally, X pays salary to his employees on account pay check. Salary of December 2021 is however paid to 3 employees A, B and C by bearer check. Underline करो bearer check और लिख दो not allowed। सिर्फ और सिर्फ अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मोड होना चाहिए जिसमें खाता पूरा पैसा पूरा खाते में ही जाता हो, है ना। बियरर चेक, क्रॉस चेक नहीं चलेगा। अकाउंट पे ही चेक चलेगा, बियरर और क्रॉस नहीं चलेगा, कैश तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर पेमेंट 10,000 के अंदर अंदर है तो चल जाएगा, 10,000 से ज़्यादा है तो नहीं चलेगा। पेमेंट बीइंग 6,000, 10,000 और 10,500, तो 6 और 10 को तो अलाउड कर दो, 10,500 पे क्रॉस मार दो, वो डिसअलाउड है। एक्स लिमिटेड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम वाई लिमिटेड ऑन May 6, 2021 फॉर ₹86,000 विच इज़ पेड एज फॉलोज। 11 मई को 5,000, 31 मई को 30,000 बियरर चेक से और 16 मई को 51,000 अकाउंट पे चेक से। जो कैश है वो 10,000 से कम है, अलाउड है। और जो थर्ड वाला है वो अकाउंट पे ही चेक है, वो भी अलाउड है। लेकिन ये जो बीच वाला है बियरर चेक 30,000, 10,000 से ज़्यादा हो गया, वो डिसअलाउड। तो पूरा 30,000 डिसअलाउड। Z लिमिटेड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम A लिमिटेड ऑन May 10, 21 for ₹6,000 and May 30, 21 for ₹5,000. The total of ₹11,000 made by cross check on June 1, 21. Disallowed, allowed? क्रॉस चेक अलाउड नहीं होता। पहले तो करेक्शन, अकाउंट पे ही चेक ही अलाउड होता है, बियरर और क्रॉस अलाउड नहीं होता। ये भूल जाओ कि क्रॉस बैंक में जाता है। क्रॉस सिर्फ उस बंदे को मिलता है जिसका नाम लिखा हुआ हो। क्रॉस के अंदर अकाउंट पे ही चेक लिखा हुआ होगा तो ये उस बंदे को भी कैश में नहीं मिलेगा, उसके भी खाते में ही जाएगा। तो क्रॉस नहीं होना चाहिए, अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए। लेकिन आप इस पॉइंट पे स्टार मार्क करो, ये पॉइंट आपको एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट सिखाएगा। ये कह रहा है कि मैंने एक बार 6,000 का माल खरीदा और एक बार मैंने 5,000 का माल खरीदा, दोनों का पेमेंट मैंने एक साथ दे दिया 11,000, अलाउड है। लिखो अलाउड, लिखो अलाउड, पेमेंट अलग नहीं। डिसअलाउड होने के लिए बिल और पेमेंट दोनों 10,000 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप मल्टीपल बिल्स का कैश में पेमेंट करते हो 10,000 से ज़्यादा तो अलाउड है। समझ में आया? ठीक है, तो इसलिए अलाउड है, स्टार मार्क कर लिया अपन। नेक्स्ट पॉइंट, ए लिमिटेड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ रिलेटिव, अंडरलाइन करो रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर on June 2021 for 50,000, मार्केट प्राइस 42,000, अंडरलाइन करो मार्केट प्राइस 42,000। तो यार 42 की चीज़ तूने वैसे ही 50 में खरीदी, 8,000 तो डिसअलाउड। इसमें लिखो आप सेक्शन 48(2), सेक्शन 48(2 कैसे लिखोगे? रुको, सेक्शन 40(a)(2 कैपिटल ए, ठीक है। किसके आगे लिखोगे? 50 - 42 इक्वल्स टू 8,000। पेमेंट टू एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव्स, सेक्शन 48(2। और आगे पढ़ो, 2 स्टार मार्क करेंगे इस पॉइंट पे। द अमाउंट इज पेड इन कैश ऑन June 25, 21। और जो अमाउंट था वो किसे पे कर दिया? कैश में। अरे गन चक्कर, 50 में से 8 तो तेरे वैसे ही डिसअलाउड। कौन सा? सेक्शन 48(2 में। और रिमेनिंग 42 जो थे वो तो कम से कम चेक से पे कर देता अकाउंट पे ही, वो भी तूने कैश में पे कर दिया, तो उसके आगे लिख दो 40(a)(3, वो भी डिसअलाउड। होने में तो पूरा 50 ही डिसअलाउड हो गया, लेकिन 8,000 किसी और रीज़न से और 42,000 किसी और रीज़न से। ये इंपॉर्टेंट है रीज़न लिखना, ये 2 सेक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, तो ही 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे, नहीं तो ठेंगा मिलेगा। 48(2), 48(3), 48(2) एक्सेसिव पेमेंट टू
स्पेसिफाइड पर्सन 40A3 पेमेंट मेड इन कैश इन एक्सेस ऑफ 10,000 डन। और अब देखो थर्ड नेक्स्ट वाला, ये और भी आंखें खोल देगा आपकी। बी लिमिटेड परचेज रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए हु होल्ड्स 20% इक्विटी शेयर्स कैपिटल इन बी लिमिटेड। अंडरलाइन करो 20% इक्विटी शेयर कैपिटल इन बी लिमिटेड। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया, स्पेसिफाइड पर्सन हो गया, ये भी, इसको भी मार्केट प्राइस से ज़्यादा कुछ दिया होगा तो डिसअलाउड। खरीदा कितने का? द अमाउंट ऑफ बिल बीइंग 36,000, मार्केट प्राइस बीइंग 9,000। ये लो 9,000 की चीज़ 36,000 में, तो 27,000 तो वैसे ही डिसअलाउड। 40A2 कितना? 27,000। बचा कितना? 9,000। वो 9 भी इसने कैश में पे किया होगा। इट इज़ पेड इन कैश इन जुलाई। अब 9 जो कैश में पे किया ये तो 10,000 से कम है ना, ये अलाउड है। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Discuss the amount deductible in the following cases. X retired from service on Y Limited on May 31, 21. The company pays gratuity of rupees 1,60,000 according to the provisions of payment of gratuity at 1972. X Limited does not maintain any provision for gratuity account. Underline करो, X Limited does not maintain any provision for gratuity account. और अब रूल सुनो। रूल ये है कि अगर आप अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में रेगुलरली पैसा जमा कराते हो तो अलाउड है, और आप अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में प्रोविजन के तौर पे पैसा जमा नहीं करा रहे, जब जब ग्रेच्युटी ड्यू हो रही है तब तब पैसे दे रहे हो, तो वो भी अलाउड है। दो बातें हो गई। एक, मैं तो फंड वो करता हूँ, पूरा ऑपरेट करता हूँ, मैंने तो अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में खाता खुलवा रखा है, और मैं तो रेगुलर बेसिस पे ईयरली उसको पैसे जमा करा देता हूँ फंड में। अब जैसे जैसे कोई रिटायर होता है, फंड वाले मतलब सरकार उनको उनकी ग्रेच्युटी देती रहती है, तो मेरे पास से पैसा तो कब जा रहा है? जब मैं अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में प्रोविजन के तौर पे जमा करा रहा हूँ, तो प्रोविजन अलाउड। लेकिन मैं तो ऐसा अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में तो पैसे जमा करा ही नहीं रहा हूँ, तो फिर जब बंदा रिटायर होगा तो मेरे को जेब से देनी पड़ेगी। तो मैंने एज पर ग्रेच्युटी एक्ट उसको बिल्कुल सही ग्रेच्युटी दी है, तो फिर वो अलाउड। या तो प्रोविजन अलाउड अप्रूव्ड में, या फिर लमसम ग्रेच्युटी अलाउड, वो भी अप्रूव्ड होनी चाहिए, एज पर ग्रेच्युटी एक्ट होनी चाहिए। डन। तो ये दो पॉइंट है, मेरे को पता है पहले पॉइंट में क्या कर रहा है, ये प्रोविजन नहीं बना रहा, डायरेक्ट ग्रेच्युटी दे रहा है, अलाउड है। दूसरे पॉइंट में ये प्रोविजन बनाएगा, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में पैसा जमा करा देगा, वो भी अलाउड है। दोनों पॉइंट पढ़ लो। दोनों ही अलाउड हो जाएंगे। डन, पढ़ लिया। अब 27, हाँ बड़ा सारा है, हाँ तो अब तुम गाना गाओगे, सुख भरे दिन बीते रे भैया अब दुख आए। और ये है आपके 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 8 मार्क्स, 12 मार्क्स, 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पूरे 16 मार्क्स देके जाएंगे। दिखने में लगते हैं हाथी, और साला एक मुक्का मारो गिर जाए। मतलब वो जो पॉइंट हमने आपको धीरे 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 एक ही क्वेश्चन में पढ़ाया ना, और वो सारा मिक्सचर करके एक ही क्वेश्चन में आएगा। बहुत बारीक बारीक चीज़ें होंगी। आपने अगर अभी तक की सारी चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा। आपको पॉइंट दर पॉइंट चीज़ें क्लिक करती जाएगी। सारे पॉइंट्स क्लिक करें ये तो मुश्किल है, लेकिन 90% पॉइंट्स क्लिक करने चाहिए। जो 10% गलत जाएंगे वो मैं सुधारूंगा, अगली बार वो भी सही जाने चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आपको बचा सकती है। पीजीबीपी का आज से अभी तक पढ़ा हुआ एक तरफ, और अब से जो प्रैक्टिस हम करेंगे वो एक तरफ। अगर आप इसमें लूज पड़ गए तो वो पहले का पढ़ा हुआ भी किसी काम नहीं लगेगा। समझ में आया? ये प्रैक्टिस बिल्कुल ढंग से करनी है अपन को, फॉर्मली सॉल्व करना। मैं सॉल्व कराऊंगा शुरू से लेके एंड तक, अमाउंट लिख के बताऊंगा तुमको, लेकिन मैं सिर्फ अमाउंट लिखूंगा। तुम तुम्हारी नोटबुक में नाम पते के साथ फॉर्मली उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ आपको, सिर्फ क्वेश्चन रीड कर लो, ताकि जब मैं पढ़ूँ तो आप मेरे साथ साथ चलो।
क्वेश्चन रीड करूँ, पेन पेंसिल हाथ में रखना, वहीं पे प्लस माइनस लगाते जाएंगे अपन। पहले तो मैं क्वेश्चन को आपसे फेमिलियर करा दूँ। अब इन क्वेश्चंस में क्या होगा कि एक तो बना हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जिसमें इस साइड उन्होंने ले रखी होगी इनकम और इस साइड उन्होंने ले रखे होंगे एक्सपेंस, है ना, और नेट दे रखा होगा नेट प्रॉफिट। अब इस इनकम में से कुछ इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन की होगी और कुछ इनकम बाकी के 4 हेड्स की होगी, है ना, और उन एक्सपेंसेस में से सेम वही बात, कुछ एक्सपेंसेस बिजनेस एंड प्रोफेशन के होंगे जो अलाउड होंगे और कुछ एक्सपेंसेस बिजनेस एंड प्रोफेशन को छोड़ के अदर किसी चीज़ों के होंगे जो कि अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। और नेट प्रॉफिट आने के बाद नीचे आपको दे रखी होगी अदर इन्फॉर्मेशन, सेम टू सेम किसकी तरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की तरह, नीचे आपको एडजस्टमेंट देने होंगे। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक, आप शुरू से करो। सर शुरू से कैसे होगा? जो जो इनकम लेनी है बस वही लो, जो जो खर्चे माइनस करने हैं बस वही माइनस कर दो, इधर से भी जो जो खर्चे माइनस करने हैं वो माइनस कर दो बस, और आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। अब उसमें क्या होगा कि बहुत सारे खर्चे जो अलाउड होंगे वो सारी चीज़ें आपको वापस से लिखनी पड़ेगी। तो कोई भी ऑथर इस लेंदी वाले फ्रेश वाले अप्रोच को फॉलो नहीं करता, हर कोई इनडायरेक्ट मेथड चलाता है। कैश फ्लो में पढ़ा था ना आपने इनडायरेक्ट मेथड। वो लोग क्या करेंगे, पहले नेट प्रॉफिट उठाएंगे और उस नेट प्रॉफिट में जो जो खर्चे आपने गलत अलाउ कर रखे हैं, माइनस नहीं होने चाहिए थे, आपने माइनस कर रखे हैं, वो क्या कर देंगे प्लस। जो जो खर्चे जो जो इनकम बिजनेस प्रोफेशन की है ही नहीं फिर भी आपने P&L में ले रखी है, इनकम बढ़ा रखी है, प्रॉफिट बढ़ा रखा है, तो उसको क्या कर देंगे माइनस। फिर आएंगे कहाँ पे, अदर इन्फॉर्मेशन। ये अदर इन्फॉर्मेशन इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होगी कि यार ये खर्चा कैश में पे कर दिया, यार ये वाला खर्चा ड्यू डेट के बाद पे कर दिया, या ये वाला खर्चा तो पर्सनल यूज़ में था इसमें इंक्लूडेड है। तो हम समझ जाएंगे कि यार ये खर्चे अलाउड नहीं होने चाहिए, फिर भी इन्होंने तो इधर अलाउ कर रखे, तो उसको भी अपन क्या कर देंगे डिसअलाउड, वापस से उन खर्चों को क्या कर देंगे अपन ऐड कर देंगे, है ना। फिर वो बोलेगा कि यार ये वाला खर्चा तो इसने माइनस ही नहीं कर रखा, ये वाला खर्चा तो ये लेके ही नहीं गया, ये वाली इनकम तो इसने ले ही नहीं। तो हम कहेंगे सर ये खर्चा तो माइनस होना चाहिए था, इसने नहीं किया, तो इसको अलग से क्या कर देंगे माइनस। और ये वाली इनकम तो ऐड होनी चाहिए थी, इसने नहीं करी, इसको क्या कर देंगे अपन प्लस, है ना। 100 बातों की एक बात क्या कि अब आप शुरुआत करोगे नेट प्रॉफिट से। फिर स्टेप 1, पहले आप सॉल्व करोगे P&L, और कैसे, प्राइमा फेसी। सर ये क्या भला होती है प्राइमा फेसी? ऊपर ऊपर से आपको पता है ना पर्सनल खर्चे अलाउड नहीं है, यहाँ पे कोई पर्सनल खर्चा अलाउ लिखा होगा तो डिसअलाउ। आपको पता है ना कोई भी तरीके का रिजर्व अलाउड नहीं है, कोई भी तरीके का प्रोविजन अलाउड नहीं है, आपको पता है ना ये बातें। तो फिर अगर वो यहाँ पे दे रखा है तो उसको क्या कर देंगे अपन प्लस। आपको पता है कि ये बिजनेस प्रोफेशन की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट है, तो ये जो अदर सोर्सेज वगैरह के हैं उन सबको क्या कर देंगे अपन माइनस। ये प्राइमा फेसी हो गया, दिखती चीज़ें अलाउड, दिखती चीज़ें डिसअलाउड। फिर अपन इन डेप्थ पढ़ेंगे कौन कौन सा अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन का कोई ईमान धर्म नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में कोई सही पॉइंट दे सकता है, हमें लैंग्वेज पढ़ के ही जज करना पड़ेगा क्या ये चीज़ माइनस होनी चाहिए थी और नहीं करी तो हम कर देते, सर ये तो माइनस होनी ही नहीं चाहिए थी इन्होंने कर दी, तो अपन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? डन। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले प्राइमा फेसी, फिर इन डेप्थ अदर इन्फॉर्मेशन। तो चलो सबसे पहले P&L कितना है आपका 9,83,500। सबसे पहले हम कैलकुलेटर पे लेंगे 9,83,500। अब प्राइमा फेसी पढ़ते हैं P&L को। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक अलाउड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अलाउड, सैलरीज टू एम्प्लॉय अलाउड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अलाउड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ग्रेचुइटी फंड अलाउड। टैक्सेस बताया नहीं, टैक्सेस बताया नहीं कौन सा वाला। इनकम टैक्स अलाउड नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड होता है, हमें पता नहीं है ना, तो अदर इन्फॉर्मेशन देगा वो, नहीं देगा तो मैं तो क्या मान लेता हूँ अलाउड।
कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे, नोट लिख दूँ, तो अभी इसको छोड़ दो। इंटरेस्ट अलाउड, ऑडिट फीस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट अलाउड, लाइसेंस फीस टू म्यूनसिपल अथॉरिटी अलाउड, अदर एक्सपेंसेस अलाउड। प्राइमा फेसी सारी चीज़ें मेरे को क्या दिख रही है, अलाउड। इनकम वाली साइड पे आओ, सेल्स, सर ये तो मेन इनकम है। इनकम टैक्स रिफंड, ये इनकम नहीं है। इनकम टैक्स जब पे किया तब खर्चा मानोगे क्या? नहीं, इनकम टैक्स खर्चा नहीं होता, तो उसमें से एक्सेस पे कर दिया, वो रिफंड आ गया, तो वो इनकम भी नहीं है, तो ये आपकी इनकम नहीं है। आपने इसको क्यों इंक्लूड कर रखा है? प्रॉफिट बढ़ा रखा है, तो मैं माइनस कर दूंगा, -2000। देन एक्साइज ड्यूटी रिफंड, अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन, ऑब्वियसली पहले मैंने एक्साइज ड्यूटी का डिडक्शन ले लिया था, मुझे रिफंड मिल गई, तो उसको इनकम तो मानना ही पड़ेगा ना, और इन्होंने P&L में ले भी रखा है, बिल्कुल सही कर रखा है, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी रिफंड नॉट बीइंग अलाउड एज डिडक्शन अर्लियर। कस्टम ड्यूटी को पहले खर्चा नहीं माना, अब उसका रिफंड आ रहा है, तो इनकम भी क्यों मान रहे हो? नहीं माननी चाहिए ना, तो ये हमारी इनकम नहीं है। आप लोगों ने इसको प्लस कर रखा है, मैं क्या करूँगा, इसको माइनस, कितना, 8000। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, एक्साइज ड्यूटी रिफंड एंड कस्टम ड्यूटी रिफंड कंबाइंड दे दिया। अगर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स होता तो फिर ये बिजनेस एंड प्रोफेशन की नहीं है, कहाँ जाता, अदर सोर्स, ठीक है। लेकिन इन्होंने कंबाइन दे दिया है, और ये सारे पेमेंट्स बिजनेस से हुए हैं, तो इनकम भी किसकी मानेंगे, बिजनेस की, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी है ना। इनडायरेक्ट टैक्स वाला तो क्या मानेंगे अपन, बिजनेस की इनकम मानेंगे। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, हमारी तरफ से तो प्राइमा फेसी क्या है, अलाउड है। अगर मुझे इस 1000 रुपये का ब्रेकअप मिला तो इनकम टैक्स वाला अलाउड नहीं करूँगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले सारे अलाउड कर दूंगा। डन। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक अलाउड, तो प्राइमा फेसी तो सिर्फ 2 चीज़ें क्या हुई, डिसअलाउड। डन। अब आगे चलते हैं, इसके बाद अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में अपन को फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं। पहला, सैलरी टू एम्प्लॉयज इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, डिफरेंट कंपोनेंट अमाउंट पेमेंट मेड ड्यूरिंग 21-22, जो हमारा साल है उसी साल में पेमेंट कर दिया, पेड फ्रॉम 1 अप्रैल 22 टू 31 अक्टूबर 22, मतलब रिटर्न फाइलिंग डेट के अंदर अंदर अपन ने पे कर दिया। तो ये टॉपिक पता है कौन सा है, डिडक्शन अलाउड ऑन द पेमेंट बेसिस। आपको पता है पेमेंट बेसिस पे कौन कौन से खर्चे अलाउड है? सारे सरकारी खर्चे पेमेंट बेसिस पे अलाउड है। बैंक को जो लोन दे रहे हैं उस पर जो इंटरेस्ट है वो पेमेंट बेसिस पे अलाउड है। एम्प्लॉई को बोनस और कमीशन पेमेंट बेसिस पे अलाउड है। सरकारी पेमेंट, सारे टैक्सेस है ना, और बैंक को इंटरेस्ट और एम्प्लॉयज़ को बोनस एंड कमीशन पेमेंट बेसिस पे अलाउड है। बाकी सारी तो आउटस्टैंडिंग बेसिस पे भी अलाउड है। तो अब देखो ये सैलरी की बात कर रहा है, बेसिक सैलरी, अलाउंस एंड परचेसेस। सर इसको तो देखो ही मत, क्योंकि ये तो आउटस्टैंडिंग बेसिस पे भी अलाउड हो जाते हैं। अभी आपको ये रूल पता नहीं होगा तो आप क्या दिमाग लगाओगे, यार 4,68,000 में से 2 लाख तो ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिए और 2,60,000 रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले पहले अलाउ पेमेंट कर दिए, तो 4,60,000 अलाउ कर देते हैं, बाकी का 8,000 डिसअलाउ कर देते हैं। लेकिन नॉलेज पूरी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बोनस एंड कमीशन पेमेंट बेसिस पे अलाउड होता है, बाकी सारी चीज़ें तो आउटस्टैंडिंग बेसिस पे भी अलाउड है। तो ये तो 468 पूरा ही अलाउड है। अब चलते हैं अपन बोनस। सर बोनस 10,000 था, उसमें से 1,000 और 8,500, मतलब 9,500 रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले पहले पेमेंट हो गया, 500 रुपये पेमेंट नहीं हुआ, तो ये 500 क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड। तो मैं प्लस करूँगा 500, ठीक है। नेक्स्ट, कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन परचेजेस। सर कमीशन तो कमीशन होता है हमारे लिए, सेल का हो कि परचेज का हो, सबके लिए सेम रूल। रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले पहले पे हुआ है तो अलाउड है, उसके बाद का अलाउड नहीं है। तो 20,000 में से 2,000 और 17,000 अलाउड है, 19 अलाउड है, 1,000 डिसअलाउड प्लस। नेक्स्ट, कमीशन ऑन परचेज में 18 में से 500 और 12,000, 12,500 अलाउड है, कितना बचा, 5,500, तो 5,500 डिसअलाउड, 50। डन, क्लियर। अब ये तीनों चीज़ों में बुक में जो सॉल्यूशन है ना वो अलग तरीके से, वो लोग क्या करते हैं, पहले वो जो 10,000 रुपये है उसको डिसअलाउ कर देंगे और 500 और 1,000 और 8,500 को क्या कर देंगे,
अलाउ कर देंगे। मतलब वो क्या करेंगे, पहले 10,000 को प्लस करेंगे, फिर माइनस कर देंगे 1000 और माइनस कर देंगे 8,500। ट्रिपल मेहनत करा रहे हैं शायद। हम तो क्या करेंगे, अरे भाई छोड़ो ना, सबका मिला के एक नेट इफेक्ट डाल देंगे, है ना, और ब्रैकेट में लिख देंगे कि 500 रुपये कहाँ से आए, है ना, 10,000 माइनस 1,000 माइनस 8,500, डन। ओके नेक्स्ट। और क्या है सर, इम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड 28 और ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया 28, तो पूरा अलाउड है, कुछ भी नहीं करेंगे। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 2000, 1900 और 100 रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले पहले जमा करा दिया ना, तो अलाउड है ना। ओके नेक्स्ट। आउट ऑफ एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड 28,000, 25,000 is credited in the provident fund account of employees on or before the due date of making payment under the provident fund regulation. Underline करो, on or before the due date, on or before the due date। बेटा ये जितने भी सरकारी पेमेंट है ना, जीएसटी हो, प्रोविडेंट फंड हो, ग्रेचुटी हो, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हो, हर पेमेंट की एक ड्यू डेट होती है। कि जैसे मैं बताऊं, टीडीएस की ड्यू डेट अप्रैल के महीने का टीडीएस है तो मई के 7 तक जमा हो जाना चाहिए। प्रोविडेंट फंड की ड्यू डेट अप्रैल के महीने का प्रोविडेंट फंड मई के 15 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए। तो जिस एक्ट ने जो ड्यू डेट जमा बोल रखी है उससे पहले पहले जमा करा दोगे तो अलाउड, नहीं तो डिसअलाउड। तो अब ये कह रहा है 28 में से 25 तो जमा करा दिए, 3 जमा नहीं करा है, तो वो जो 3 है ना, वो 3,000 में क्या कर दूंगा, डिसअलाउड। समझ में आया। नेक्स्ट। अच्छा, डबल अंडरलाइन करो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, डबल अंडरलाइन करो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए सरकार बहुत सख्त है। क्या कि इनका पैसा तो जिस खाते में जा रहा है उस खाते के ड्यू डेट से पहले पहले जमा होना चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ये रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले जमा हो जाना चाहिए। दोनों में फर्क समझ में आया कि नहीं आया। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर ड्यू डेट से पहले पहले, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले। तो अगला पॉइंट पढ़ो। आउट ऑफ द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड 30,000, 26,000 इज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, 3,500 इज पेड ऑन May 16-22, 500 इज पेड ऑन December 10-22। तो कौन सा अलाउड नहीं है? 500 वाला अलाउड नहीं है, बाकी सारा अलाउड है ना। तो हाँ, कौन सा बेटा? तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ना बेटा, तो दोनों बातों को फिर कंफ्यूज हो गया। मैं कह रहा हूं एम्प्लॉई तो वो तो उसकी पर्टिकुलर डेट पे, वो डेट हर महीने की अलग अलग होती है, और जो एम्प्लॉयर है उसके लिए रिटर्न फाइलिंग डेट। तो ये कौन सा वाला पॉइंट है? एम्प्लॉयर है ना, तो ये तो रिटर्न फाइलिंग डेट 31 अक्टूबर से पहले पहले हो गया ना, बस तो अलाउड। जो दिसंबर में हुआ 500 वो डिसअलाउ कर दिया मैंने, 500 रुपये डिसअलाउ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, आप प्लस माइनस के साइन लगाते जाना, वहाँ पे कैलकुलेशन लिखते जाना आप कहाँ से क्या है। ग्रेचुटी फंड इज अप्रूव्ड, ग्रेचुटी फंड इज अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड एंड द अमाउंट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट ईयर। हाँ ठीक है, फिर तो अलाउड। अप्रूव्ड में जमा हुआ है और रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में जमा भी हो गया, अलाउड। टैक्सेस एंड इंटरेस्ट एज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एंड म्यूनिसिपल टैक्सेस। अब ये कौन सी बात है कि सर ये वापस से टैक्सेस और इंटरेस्ट की बात हो रही है? ये पेमेंट बेसिस पे अलाउड होता है और रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले पहले इनका पेमेंट करना होता है। तो देखो, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एंड म्यूनिसिपल टैक्स सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं, है ना। 1,10,000 जिसमें से ड्यूरिंग द ईयर जमा हुए 32,500 और उसके बाद जमा हुए 32,000, तो 32,500 भी अलाउड, 32,000 भी अलाउड। जो डिफरेंस है वो डिसअलाउड। निकालो डिफरेंस कितना हो। क्या हुआ? अच्छा, तुम्हारे कैलकुलेशन में तो वो अमाउंट लिखा हुआ है तो तुम तो निकालोगे नहीं, मेरे को ही निकालना पड़ेगा। 1,10,000 में से 64,500 गया तो 45,500। नेक्स्ट,
इनकम टैक्स, सर इनकम टैक्स को तो 54 भी अलाउड नहीं होती, तो इनकम टैक्स में 40,000 रुपये में से कुछ अभी जमा कराया, कुछ रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले जमा कराया और कुछ बाद में जमा कराया, सारी बातें इररिलेवेंट। इनकम टैक्स तो पूरा पूरा क्या हो गया, डिसअलाउड, तो पूरा पूरा 40,000 डिसअलाउड। डन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम लोन टेकन फ्रॉम अ रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, लिख दो अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। बेटा बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लोन ला रहे हो वो पेमेंट बेसिस पे अलाउड है, किसी और से लोन ला रहे हो वो तो अलाउड है, ठीक है। तो ये तो पूरा 87,000 अलाउड है, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे अपन। लेकिन मुझे एक डाउट आ रहा है, पहले ये अमाउंट्स को वहाँ चेक करो तो पीएनएल में, जैसे जो टैक्स का अमाउंट है 1,10,000 और 40 कितना हो गया 150, तो पीएनएल का 150 है ना, मतलब से अपन को ब्रेकअप दे रखा है। और इंटरेस्ट का जो अमाउंट है 87 और 1,25,000 है ना, तो टोटल कितना हो गया 2,12,000 ये हो गया। इसका मतलब अपन को सिर्फ ब्रेकअप ही दे रखा है, उन्होंने तो पीएनएल में ऑलरेडी अलाउ कर रखा है। अब इसमें से कोई चीज़ अलाउ नहीं करने की होगी तो मैं उसको क्या कर दूंगा, डिसअलाउ कर दूंगा, है ना। अप्रोच अलग अलग हो गई। देखो आपने पहले ही अलाउ कर रखा है तो जो जो डिसअलाउड है उसको प्लस कर रहा हूँ, और आपने अगर अलाउ नहीं कर रखा होता, ये सारी चीज़ें पीएनएल में इंक्लूडेड ही नहीं होती, तो जो जो चीज़ें अलाउ करनी होती ना उनको मैं सिर्फ क्या करता, माइनस करता। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो अभी तो सिर्फ जो चीज़ें अलाउ कर रखी थी उनका ब्रेकअप दे रखा है, उस ब्रेकअप में से रिलेटिव वाला अमाउंट तो अलाउड है, वो तो ड्यू बेसिस पे अलाउड हो जाता है। लेकिन वो जो बैंक वाला है एसबीआई वाला, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1,25,000, उसमें से 15 अलाउड है और 98 अलाउड है। कितना हो गया भैया, 1,13,000 अलाउड है, 12,000 अभी भी बच गया, तो 12,000 क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, क्योंकि वो आपने ड्यू डेट के बाद जमा करा है। तो प्लस करेंगे 12,000। डन। आ रहा है सबको समझ में यहाँ तक? हाँ, आप लिखते जा रहे हो क्या क्या प्लस क्या माइनस। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग जीएसटी of rupees 30,000 is converted by Karnataka government into loan on March 31st 22। जो आउटस्टैंडिंग जीएसटी थी ना 30,000 की, उसको कर्नाटका गवर्नमेंट ने किस में कन्वर्ट कर दिया, लोन में। तो ये जीएसटी की पेमेंट अलाउड हो जाएगी। आपने अभी जीएसटी की पेमेंट में 45,000 रुपये क्या कर दिए, डिसअलाउड। किस बेसिस पे कि सर इनका पेमेंट ही नहीं हुआ तो ये डिसअलाउड है, लेकिन कर्नाटका गवर्नमेंट ने उसको तो किस में कन्वर्ट कर दिया है, लोन में। तो ये जो लोन का कन्वर्जन है ना, ये भी क्या माना जाता है, पेमेंट माना जाता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की टैक्सेस की बात करें तो ये जो लोन में कन्वर्ट हुआ ये पेमेंट है, ये क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। और अगर ये अलाउड हो जाएगा तो अपन ने पूरे 45 को प्लस कर रखा है, इसमें से अब 30,000 क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आया, मतलब यहाँ प्लस प्लस, अब 30,000 क्या हो जाएगा, माइनस। अब गाड़ी वहाँ चली गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो कितना शानदार क्वेश्चन बना के रखा है। नेक्स्ट आपको फर्क समझा देगा कि बेटा ये जो कन्वर्जन को हमने अलाउड माना ना, ये सिर्फ गवर्नमेंट टैक्सेस के केस में होता है, लोन्स के केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो अगला पॉइंट पढ़ो, आउट ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10,000 इज कन्वर्टेड बाय एसबीआई इनटू फ्रेश। तो ये तो पेमेंट नहीं माना जाएगा, इसका तो जब पेमेंट होगा तभी माना जाएगा। तो इस 10,000 का अपन कुछ भी नहीं करेंगे, लिख दो वहाँ पे डिसअलाउ, या फिर यूँ लिखो स्टिल डिसअलाउ, स्टिल डिसअलाउ। लाइसेंस फीस टू म्यूनिसिपल अथॉरिटी एंड फीस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट आर नॉट पेड टिल October 31st। चार्टर्ड अकाउंटेंट अलाउड है, लेकिन लाइसेंस फीस तो सरकारी है, वो डिसअलाउड है, ठीक है। तो लाइसेंस फीस कितनी है आपकी, लाइसेंस फीस है 25,000, तो 25,000 रुपये आपके क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड हो जाएंगे, ठीक है। ऐड करेंगे 25,000। आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है, 10,76,500।
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लल्लू है और यही है एक्चुअल पेमेंट बेसिस वाला। तो एक्चुअल पेमेंट बेसिस आपको अच्छे से याद होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें। एक तो सरकारी इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, सरकारी पेमेंट्स, फिर उसके बाद आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लोन, एम्प्लॉयज़ से बोनस और कमीशन, और अर्न लीव सैलरी। लीव सैलरी भी किस में आती है? इसी में आती है कि अगर हर साल पे कर देते हो तो अलाउड है, नहीं तो रिटायरमेंट में पे करोगे तो अलाउड है। डन, ओके। तो एक्स लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नॉट हैविंग एनी इंटरनेशनल और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, कोई मतलब नहीं है इस लाइन का। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज गिवन बिलो। जीएसटी, अदर एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। आउट ऑफ जीएसटी अपन तो चालू करेंगे किससे? नेट प्रॉफिट से, और हमारे लिए तो जीएसटी भी अलाउड है और अदर एक्सपेंसेस भी अलाउड है प्राइमा फेसी, और इनकम साइड पे सिर्फ सेल्स दे रखी है। अदर इन्फॉर्मेशन में देगा जो कहानी उसको देनी होगी। क्या दे रहा है पहली कहानी? अदर इन्फॉर्मेशन, आउट ऑफ जीएसटी 50,000 ओनली 47,000 इज पेड। द पेमेंट इज मेड एज फॉलोज: 40,000 सितंबर 2 और 4,000 अक्टूबर 5 और 3,000 नवंबर में, है ना। और नीचे ही नीचे एक लाइन लिख रखी है कि ड्यू डेट जो है वो कौन सी है? 31 अक्टूबर। और है ना, एक लाइन और लिखी है इसने, मैंने कहीं पढ़ी थी अभी, एक और कहीं लाइन लिखी हुई थी कि इसने जो रिटर्न, हाँ यही तो, इसके बाद ही तो लिखा हुआ है, रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड ऑन नवंबर 10। अब देखो ड्यू डेट तो क्या है? 31 अक्टूबर, पर उसने तो लेट जमा कराया। तो आप ये मत सोचना कि रिटर्न फाइल करने से पहले पहले पेमेंट करना होता है। हाँ, रिटर्न फाइल की ड्यू डेट से पहले पहले जमा कराना होता है। 31 अक्टूबर और 10 नवंबर, ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर, तो उससे पहले पहले पेमेंट कर दिया है ना तो अलाउड है। तो इसमें से इन तीन में से सितंबर वाला अलाउड है, अक्टूबर 5 31 अक्टूबर के पहले पहले वो अलाउड है, और ये नवंबर वाला अलाउड नहीं है। 3,000 रुपये अलाउड नहीं है। अरे 50 में से सिर्फ 40 और 4 ही तो अलाउड है, 6,000 क्या है? डिसअलाउड। 3 तो पे किए ही नहीं, और 3 ड्यू डेट के बाद पे किए, तो 6,000 अपन क्या कर देंगे? डिसअलाउड। ठीक है, कितना है अमाउंट पीएनएल का? 5,45,000, इसमें प्लस कर देंगे अपन 6,000। अगला, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 द फॉलोइंग पेमेंट्स आर मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू अर्लियर ईयर्स। 21-22 में ये सारे पेमेंट्स उन्होंने पे किए हैं जो लास्ट ईयर से रिलेटेड है। बोनस ऑफ एम्प्लॉय pertaining to previous year 19-20 paid on April 30, 21 15,000। तो पेमेंट बेसिस पे अलाउड है ना, तो उस साल का पेमेंट था, उस साल की रिटर्न फाइलिंग की डेट तो कब की बीत चुकी, उसके बाद वो इस साल में पे कर रहा है, तो इस साल में क्या हो जाएगा? वो अलाउड हो जाएगा। तो ये माइनस करेंगे अपन कितना? 15,000। नेक्स्ट, कस्टम अलाउ करेंगे ना, पीएनएल में थोड़ी ले रखा है इसको, ऐसा थोड़ी बोला है कि अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है, उन्होंने थोड़ी अलाउ कर रखा है, हमें अलाउ करना पड़ेगा अलग से। ठीक है, नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर 19-20 पेड ऑन December 1, 21 फॉर 25,000। ये भी रिटर्न फाइलिंग डेट्स के बाद जमा करा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? अलाउड, माइनस 25,000। देन इलेक्ट्रिसिटी बिल payable to BSES pertaining to previous year 19-20 paid on May 3, 21 35,000। अरे बेटा ये तो खर्चा है, ये तो वैसे भी ड्यू बेसिस पे अलाउड हो जाता है ना। इस साल अलाउड नहीं होगा, मतलब ये पेमेंट बेसिस वाला खर्चा ही नहीं है, ये तो उसी साल आउटस्टैंडिंग बेसिस पे अलाउड हो चुका होगा, इस साल वापस से अलाउ करने की जरूरत नहीं है अपन को। ठीक है, जीएसटी पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर 2021 पेड ऑन May 2021 40,000। अब इस पे स्टार लगा लो, ये भी तुम्हें अलाउड करने की जरूरत नहीं है। बोलो क्यों? डेट्स चेक करो ढंग से। उसने 19-20 का पेमेंट प्रीवियस ईयर 2021 का पेमेंट
प्रीवियस ईयर 2021 का रिटर्न फाइलिंग डेट क्या होगी? 31 अक्टूबर 21। तो उससे पहले ही पे कर दिया उसने, तो अक्टूबर 21 से पहले पे कर दिया तो उसी साल अलाउड हो गया होगा 2021 में, तो वापस से अलाउड करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे लाइन लिख दो अलाउड इन प्रीवियस ईयर 2021, आगे स्टार मार्क कर लेना और पीछे लिख देना अलाउड इन प्रीवियस ईयर 2021। लीव सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉयज पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर 2021 पेड इन मार्च 2022। रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद पे किया, इस साल में पे किया, तो उस साल में अलाउड नहीं हुआ होगा, इस साल में क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना? 45,000। डन। दीज पेमेंट डू नॉट पर्टेन टू प्रीवियस ईयर। कॉन्सिक्वेंटली दीज आर नॉट रिकॉर्डेड। ले कृष्णा, तेरी बात का लाइन इन्होंने ही लिख रखी है। दीज पेमेंट डू नॉट पर्टेन टू प्रीवियस ईयर 21-22। कॉन्सिक्वेंटली दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन अबाउ। ये जो पेमेंट्स थे ये 21-22 के थोड़ी थे, तो ये ऊपर पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब इन्होंने अलाउ नहीं कर रखे हैं। तो जो अलाउड है वो अपन ने अलाउ कर दिया, माइनस कर दिया। हाँ, तो भी यही अजम, अगर ये बात नहीं लिखी होती तो भी अपन यही अजम्पशन लेते। नहीं, लीव सैलरी नहीं करा होगा, सैलरी करा होगा। हाँ, तो इसमें अर्न लीव सैलरी कहाँ लिखा हुआ है? अर्न बोनस, कमीशन, अर्न लीव, तीन चीज़ याद रखना। बोनस, कमीशन और अर्न लीव, ये पेमेंट बेसिस पे अलाउड है, बाकी सब ड्यू बेसिस पे अलाउड है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।